दोस्तों युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लूसेंट का सीरीज स्टार्ट हुआ है और उसी लूसेंट सीरीज पे मैं बात करूंगा आप लोगों से, और आप लोगों को टॉपिक दिया गया था और उसी टॉपिक पे आज 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है उनको तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है एक बार लूसेंट सीरीज के प्रीवियस क्वेश्चंस जितने हैं जाके पहले देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लूसेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके बीपीएससी की परीक्षा के लिए अगर मैं बात करूँ तो। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोनों माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे मतलब बैंक, एसएससी, रेलवे, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, टेट, सुपर टेट, कुछ भी करते हो आप, चाहे स्टेट पीसी चाहे यूपीएससी, सभी का टेस्ट पेपर ऐप पे अवेलेबल है। दोनों माध्यम में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। गूगल के प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी बीआरपीसीएस का लगातार चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। समय कम बचा है क्योंकि 30 अप्रैल को ही पेपर है। 67 बीपीएससी मेंस का भी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि प्री जैसे ही हो जाएगा 2-3 महीने बाद मेंस का पेपर हो जाएगा, और बिना मेंस अच्छे से लिखे हुए मुश्किल है फिर पास करना। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर भी 5 जून को है, जिनको टेस्ट देना है वो टेस्ट दे सकते हैं यूपीएससी का भी। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू 199 100%, इससे बाहर कुछ नहीं। हिंदी मीडियम 600+ क्वेश्चन का एनालिसिस, ये भी आप लोग को मिलेगा। तो जिनको भी लेना है सब्सक्रिप्शन वो जाके ले सकते हैं। आज जो टॉपिक होगा बेसिकली हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत में जिसमें सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष, ये 5 टॉपिक है। इसी 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है युक्ति आईएएस के द्वारा तो मैंने कहा भी कि आपको टॉपिक पहले बता दिया जाता है। आप भी टॉपिक तैयार करके आते हैं और उसी का जो क्वेश्चंस हैं एकदम फ्रेश क्वेश्चन होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम क्रिएटेड क्वेश्चन है। और देखिएगा इस बार क्वेश्चन कैसे फंसते हैं। बीपीएससी के एलडीसी के पेपर पे आपने देखा होगा 90 जीएस के क्वेश्चन आए थे, और 75+ क्वेश्चन जो है युक्ति आईएएस के द्वारा जो नोट्स दिए गए हैं, जो एनालिसिस कराए गए, उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं, मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन सूफी आंदोलन के बारे में है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 5 टॉपिक लूंगा जिसमें सूफी आंदोलन भी है, भक्ति आंदोलन भी है, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष, यही 5 टॉपिक है, इसी से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि सूफी आंदोलन में बेसारा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है इस्लामी सिद्धांत का समर्थक, ऑप्शन बी है इस्लामी सिद्धांत से मुक्त, ऑप्शन सी है इस्लामिक सिद्धांत का कठोर समर्थक, ऑप्शन डी है इस्लामिक सिद्धांत का प्रवर्तक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है इस्लामी सिद्धांत से मुक्त होना। ये जो बेसारा शब्द का प्रयोग जो किया जाता है सूफी आंदोलन में, सूफीज्म में, इस्लामी सिद्धांत से मुक्त जो शब्द, जैसे बेसारा शब्द है, इस्लामी सिद्धांत से मुक्त अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, कहीं पर भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आपने देखे होंगे अभी आज तक, क्योंकि लेटेस्ट क्रिएटेड किए गए क्वेश्चन है ये। सूफी आंदोलन में बेसारा शब्द का प्रयोग इस्लामी सिद्धांत से मुक्त या इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होने वाले अर्थ को स्पष्ट करता है, जबकि बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बेसारा जो है मुक्त और बंधे नहीं होने वाले अर्थ को स्पष्ट करता है, लेकिन बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक के रूप में जाना गया है। इसी क्रम में जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। ये कई बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि जो लोग सूफी संतों में शिष्यता ग्रहण करते थे, सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हें मुरीद कहा जाता था, जबकि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इसी क्रम में जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था, जबकि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो दोनों मैंने मुरीद और जो मैंने खानकाह या मठ कहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी शब्द की उत्पत्ति बेसिकली अरबी भाषा सफा से हुई है, जिसका 2 अर्थ होता है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सूफी का उत्पत्ति जो हुआ है, ये देखेंगे एमपी पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, किस भाषा से लिया गया है। तो
सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जो है सफ़ा से हुई है, जिसका दो अर्थ है। पहला, ऐसे व्यक्ति जो ऊन वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दूसरा जो है शुद्धता और पवित्रता, इसका अर्थ है, यानी कि दो मीनिंग है। अगर मीनिंग कभी पूछे, मान लीजिए सूफीज़म के बारे में बात किया जा रहा है, सूफी मत के बारे में अगर कोई पूछे, तो सूफी जैसे खानका किसे कहते हैं, या मठ किसे कहते हैं, या मुरीद किसे कहते हैं, ये सब अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिले। और लेटेस्ट जैसे मैंने कहा कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा सफ़ा से हुई है, दो अर्थ है। एक ऊनी वस्त्र जो पहनते हैं, दूसरा शुद्धता और पवित्रता की बात यहाँ पर किया गया है। सूफीवाद बेसिकली कुरान की उदार व्याख्या के साथ जुड़ा है, जिसे तरीकत कहा जाता है। सूफीवाद कुरान जो है की उदार व्याख्या के साथ जुड़ा है, जिसे तरीकत कहा जाता है, जबकि शरीयत में कुरान की रूढ़िवादी मौलिक व्याख्या की गई है। सूफीवाद का मानना है कि हक मतलब ईश्वर और खलक मतलब आत्मा एक ही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूफीवाद मानता है कि हक मतलब ईश्वर और खलक का मतलब आत्मा, दोनों एक ही हैं। और सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, वह कश्मीर की भक्ति संगीत है। ये भी याद रखिएगा कि सूफिया कलाम जो है एक प्रकार की भक्ति संगीत है, जो कश्मीर की भक्ति संगीत है। तो देखिए, मैंने बार बार कहा कि लुसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां से मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछा गया था, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कि भैया बताइए कि बेसारा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आपने कहा सर इस्लामी सिद्धांत से मुक्त होना, इसका अर्थ होता है। तो यहां पर मैंने ये भी बताया कि इस्लामी सिद्धांत से मुक्त होना या बंधे नहीं होने वाले अर्थ के रूप में होता है। मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो सूफी संतों की सदस्यता ग्रहण जो करते उन्हें मुरीद कहा जाता था। जिन आश्रमों में रहते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो अरबी शब्द से हुई है। इसके कितने अर्थ होते हैं, तो सर दो अर्थ होते हैं। एक जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, दूसरा शुद्धता और पवित्रता। सूफीवाद जैसे मैंने कहा कुरान की उदार व्याख्या के साथ जुड़ा है, ये भी मैंने बताया। और सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, जो कश्मीर की भक्ति संगीत है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और व्याख्या से कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन का पीडीएफ तो मिल जाएगा जो पेड ग्रुप में मेंबर होंगे। दूसरा ये है कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ इसको लिखिए और खुद इसको अपने तरीके से, मान लीजिए सूफीवाद पे टिप्पणी करने को आ जाए, अगर इतना ही कोई लिख के चला जाए तो दूसरों से बेहतर नंबर पाएगा। सूफीवाद पे हो सकता है टिप्पणी पूछ दे, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो आपको पता होगा, पहले ही क्वेश्चन मान लीजिए उठा के लिख दिया कि सूफीवाद बेसिकली सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। सूफी का मतलब दो तरीके का होता है, एक जो ऊनी वस्त्र धारण करता है और दूसरा शुद्धता पवित्रता। तो देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजों को बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एनालिसिस करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सूफी सिलसिला संप्रदायों के संगीत के विरुद्ध था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सूफी सिलसिला मतलब संप्रदायों में संगीत के विरुद्ध था। ऑप्शन 4 है, चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भैया देखो, जो संगीत के विरुद्ध था वो था नक्शबंदी संप्रदाय, ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी जो संप्रदाय था वो संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं सदी के लगभग ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस पंथ की स्थापना ख्वाजा बकीबिल्लाह ने 17वीं शताब्दी के लगभग की थी। और इनके मुख्य शिष्य कौन थे बेटा, शेख अहमद फारूक सर हिंदी थे, जो कि अकबर के समकालीन थे। उन्हें इस्लाम धर्म का सुधारक माना जाता था। इसके साथ ही साथ नक्शबंदियाँ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, मध्य एशियाई गणराज्यों एवं मलेशिया में पाई जाने वाली मुस्लिम सूफी की रूढ़िवादी बिरादरी होती है। तो अगर मान लीजिए कोई पूछे कि इन्हीं चारों में कौन संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदी संप्रदाय था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। और मुझे लगता है कि अकबर का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, अकबर महान, उसकी नीतियां महान थी। और एक बड़ा फ्रेज आता है कि जोधा ना होती तो अकबर महान नहीं होता। ठीक है, पढ़िएगा, जब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जोधा ना होती तो अकबर महान नहीं होता। तो हो सकते हैं तरीके कुछ और होते हैं महान होने के। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था। बताइए, क्वेश्चन पढ़ के गए कुछ और, आ गया कुछ और नया क्वेश्चन। और आजकल तो देख रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में नए इनोवेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर मेरे इस टेस्ट, यहाँ टेस्ट देता हूँ तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ टेस्ट देता हूँ तो नंबर कम आते हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा यहाँ अगर पढ़ोगे
तो यहाँ पे वो लोग आपको गाइड करते हैं जो इंटरव्यू फेस किए हैं, जो लगातार इंटरव्यू में बैठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनका अनुभव लेटेस्ट होगा, करंट से अपडेट होंगे वो, उनको पता है कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 96, 94, 95, 98 और अब पिछली बार आपने देखा कि 66 में 108 कट ऑफ पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है कि देखिए कट ऑफ इंक्रीज कर रहा है और क्वेश्चंस पूछने के तरीके भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो अगर पारंपरिक तरीके से अगर पढ़ रहे हो, थोड़ा इनोवेटेड भी पढ़ा करो। अगर मान लीजिए कहीं आप टेस्ट देते हो और आपके नंबर मान लीजिए 120 आ रहे हैं, यहाँ टेस्ट देते हो तो सकता है 80 नंबर आ रहे हो, तो पहले डिफरेंस देखो कि भैया टेस्ट में नंबर बढ़ाना है या बीपीएससी के परीक्षा के हिसाब से क्वेश्चंस देखने हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, यहाँ पर व्याख्या कराया जाता है, यहाँ पर क्विज भी कराया जाता है, यहाँ पर आपको अपडेट भी बताया जाता है, जो भी चीज़ें नहीं आती है वो भी बताया जाता है, डायरी का एनालिसिस भी कराया जाता है। आपको क्या नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है को जो पुराने हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नए हैं जितना जल्दी इस चीज़ों को समझ लें उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ जो टेस्ट देगा वो क्वेश्चंस उस तरीके से क्वेश्चंस इसको इनोवेट किया गया है, उस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो दौर नया चल रहा है। बाकी बनाने वाले तो कुछ भी बना के दे देंगे। आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई करने की परीक्षा होती है। क्वालिफाई करिए और मेंस ओरिएंटेड पढ़िए ताकि सब कुछ काम आए, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन। अब मुझे नहीं लगता कि अगर सूफिज्म पे कोई क्वेश्चन आए और मेरा अगर कोई जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और इतना व्याख्या दिया गया है, अगर उस पर 10-20 शब्द ना लिख पाए तो फिर बेइज्जती है पढ़ाई करने की। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से भेंट करने से इनकार कर दिया था। 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया। क्यों किया, चलिए कारण पे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। महबूब इलाही, सुल्तान उल मसहायक, दस्तगीर ए दो जहां, जग उगियारे, कुतुब ए देहली आदि उपाधियां इनको दिया गया है। इतनी लंबी चौड़ी उपाधियां है, इस उपाधियों को देख लीजिएगा। हो सकता है उठा के ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। मान लीजिए पूछ दे सुल्तान उल मसहायक किसे कहा जाता है या कुतुब ए देहली की उपाधि किसे दी गई है। तो 4 ही ऑप्शन थे, इसमें पूछे तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। उसी को आगे एमबीटी, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक सब बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? बताइए, ये पहली बार थोड़े ऐसा हुआ है, आजकल तो सब कॉपी पेस्ट वाला है, पहले एकदम लेटेस्ट होता था। तो निम्नलिखित में से किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चंडीदास, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य। तो सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही है, चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बेसिकली 18 फरवरी 1486 को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप मायापुर या नदिया नामक गांव में हुआ। बाल्यावस्था में इनका नाम विभवंतर था, परंतु सभी इन्हें निमाही कहकर पुकारते थे। गौरवर्ण का होने के कारण इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए संकीर्तन का अत्यंत व्यापक और सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। कवि कर्णपुर या कृत्य चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार इन्हें केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा लिया। चैतन्य स्वामी द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांत को अजितने भेदभाव के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु 1533 में हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर के बारे में। कबीरा अपना ठगाइए और न ठगिए कोई। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो साखे सहबद रामायणी देकर जिसने बीजक खोला, ये सब पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने। तो इसका सही आंसर आप लोग मार सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा
ये रसखान का था। सा के शब्द रामायणी जिसने बीजक खोला, जहाँ तक मुझे याद है कि हिंदी में 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था धर्मदास के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है ए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था। बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन? रामायणी, शब्द और साखी। अभी जो मैंने बताया बीजक के 3 भाग हैं। इसमें इसने पूछ दिया था कि गुरु का नाम, मतलब कबीर की संग्रह बीजक में संकलित निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये धर्मदास के द्वारा किया गया था। और जो मैंने कहा लाइन सा के शब्द रामायणी जो है बेसिकली बीजक के 3 भाग हैं, सा के शब्द और रामायणी। उनकी भाषा को सदुकर्णी कहा गया है। सदुकर्णी का मतलब इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कई भाषाओं का मिक्सअप होता है, इसलिए सदुकर्णी कहा गया है। तो कबीर की वाणी का संग्रह जो बीजक है बेसिकली बीजक के 3 भाग है, रसा के शब्द रामायणी है और इनको संकलित जो किया है उनका नाम है धर्मदास साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर का जन्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी जिसे कहते हैं। कबीर ने जाति प्रथा, बाह्य जो आडंबर है, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए आस्था व्यक्त की और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बावजूद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनकी मृत्यु जो है यहीं पर मगहर में, उत्तर प्रदेश में मगहर एक जगह है खलीलाबाद के पास, मगहर, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ब्रह्म समाज के संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है विष्णु स्वामी, ऑप्शन डी है शंकराचार्य और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है माधवाचार्य। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे बीएम, मतलब माधवाचार्य साहब, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य। धर्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य, जिनके द्वारा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया है। द्वैतवाद मुख्यतः 2 भागों में अथवा 2 भिन्न रूपों वाली स्थिति को निरूपित करने वाला एक शब्द है, अर्थात अर्थ में विषयवार भिन्नता आ सकती है। दर्शन अथवा धर्म में इसका पूजा अर्चना से लिया जाता है। इनके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला 2 अलग रूप है। इन दोनों की मिश्रित रचना को द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैत का मतलब 2 भाग, एक सुनने वाला और एक करने वाला। इस सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक माधवाचार्य थे। अगर डेट पूछे 1199 से 1303 ईस्वी तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए युद्धों में से सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। लड़कियों को लगता है अगर डेट नहीं याद हो तो क्वेश्चन डिस्टर्ब। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध। बेसिकली लड़का ये तो जरूर याद रखता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो चलो देखते हैं। तो इसका सही जो आंसर है, चारों ऑप्शंस में जो सही आंसर है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 56 में, तीसरा कब है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो ये बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए बता देता हूं, क्योंकि बाबर के द्वारा भारत में लड़ी गई प्रमुख युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध तथा घाघरा का युद्ध आता है। लाइन से 1526, 27, 28, 29 ऐसे लाइन से उसके युद्ध हैं और ये याद रखनी चाहिए आप लोगों को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। इसके साथ ही साथ इसके बाद खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को। राणा सांगा और बाबर के युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर फिर विजय हुआ। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है। तो याद रखना ये क्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चंदेरी का युद्ध भी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की फिर विजय हुआ। और लास्ट घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध 27 में 1527 में, 1526 में, उसके बाद हुआ था चंदेरी का युद्ध, उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध, और 1939 में ठीक है इसको हटाइए, मुगल सम्राट हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। 1539 की बात किया जा रहा है, वह गलत लिखा हुआ था। चलिए वर्ष 1939 में, 1939 नहीं 1539 है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, 1539 है। ठीक है, बाबर का जो बेटा है हुमायूं और शेर खां मतलब
शेर खां और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ जिसमें शेर खां की जीत हुई। इस युद्ध में शेर खां ने अल सुल्तान आदिल शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए तक इसने खुदवा भी पढ़वाया। इसके साथ ही साथ 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह के बीच फिर भिड़ंत हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां कर दी गई। शेरशाह दिल्ली का शासक बना। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शेरशाह द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित किया, जबकि प्रथम अफगान साम्राज्य जो है बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना के साथ की गई थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे सिंपल सा कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, लेकिन इसकी व्याख्या आपने देखा किस तरीके से व्याख्या आपको डिफाइन करके, कहीं पर भी इस तरह की व्याख्या आपको नहीं मिलेगा। आपको यह भी बताया गया कि सबसे पहला युद्ध कौन हुआ। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। चलिए डेट आपको पता चल गया। फिर मैंने कहा 1939 नहीं है 1539 से, गलत टाइपिंग हो गया है, अदरवाइज मत लीजिएगा। हुमायूं जो बाबर का बेटा था और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ जिसमें शेर खां जीता और किस नाम रखवाया, शेरशाह ने अल सुल्तान आदिल शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए। भाई जीतेगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तब खुदवा भी पढ़वाया। और उसके बाद बिलग्राम कन्नौज में जगह है बेसिकली, शेरशाह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां की धारण किया उसने। शेरशाह दिल्ली का शासक बना और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद जैसे मैंने कहा शेरशाह द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित किया, जबकि प्रथम अफगान साम्राज्य अगर कोई पूछे तो बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना के साथ की गई थी। चलिए 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बताओ। शेरशाह सूरी क्या देवरा है, चौसा है, सरहिंद है, बिलग्राम है। अभी बताया मैंने बिलग्राम का युद्ध 1540। इतना इंपॉर्टेंट, अभी फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1539 1540। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया। बड़ा इंपॉर्टेंट, शाहजहां, बीरबल और अकबर। तो ये बताओ बीरबल और उर्बल कभी ये सब करेंगे क्या? नहीं करेंगे, तो इसको हटाओ बीरबल साहब को। बचे 3, या तो मोहम्मद शाह, शाहजहां और अकबर। और पूछा कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया अंतिम रूप से। देखो शब्दों का चयन देखो, अंतिम रूप से। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक बेसिकली अकबर तो जरूर था, जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। पुनः 1575 में जजिया कर लगा दिया। स्टार्टिंग करना था तो लगाना बाद में था, पहले तो स्टार्टिंग कर रहा था वो। वर्ष 1579-80 में पुनः जजिया कर को समाप्त कर दिया, परंतु औरंगजेब ने पुनः वर्ष 1679 में जजिया कर लगाया। उसके बाद राज्य में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिसके बीच बीच में कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया गया। इसके बाद हुआ कि 1712 में जहादर शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार खान व असद खान की राय पर जजिया को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद फर्रुखिया ने 1713 ईस्वी में जजिया को कर को हटा दिया, किंतु 1717 ईस्वी में इसने जजिया पुनः लगा दिया। अब आता है 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो वह समाप्त करने वाला बेसिकली अकबर ही था। 1564 में जैसे मैंने कहा कि जजिया कर को समाप्त किया और 75 में फिर लगा दिया। तो जितना भी जजिया के बारे में डिटेल है यहाँ पर दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बताइए। क्वेश्चन पूछा प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। अली मर्दन खिलजी, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, मलिक इब्राहिम। तो इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी। बेसिकली बी ऑप्शन इसका सही है। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जनरल थे जो बिहार और बंगाल क्षेत्र के मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। उसने दिल्ली के दरबार में एक राजनीतिक पद सुरक्षित किया और उसी वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कर दी और उत्तर भारत में बौद्ध परंपराओं और उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। खैर मैं क्या इस पे बोलूं। इसके साथ ही साथ उसने देखो कितना, खैर विश्वविद्यालय मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया। और ये क्वेश्चन लगातार पूछता है कि किसके द्वारा ये सब किया गया है, ये सब फालतू काम ये किया गया है बख्तियार खिलजी के द्वारा। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि तुजू के जहांगीरी आत्मकथा को निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार ये देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आत्मकथा के बारे में। जहांगीर, मोतबिंद खान, हिजरत खान, भेरावल जहां।
तो सही आंसर है इसका मोतबिंद खान। जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई तुजुक जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को है। जहांगीर जो है किसका बेटा था, कमेंट करके बताइएगा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, जबकि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके साथ ही साथ खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। अकबर का क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुलजार नामक अधिकारी का कार्य निम्नलिखित में से क्या था। अमल गुलजार नामक अधिकारी का क्या काम था? जैसे आजकल वित्त मंत्री का क्या काम है, विदेश मंत्री का क्या काम है, या राज्य मंत्री का क्या काम है, या रक्षा मंत्री का काम, वैसे अमल गुलजार का क्या काम था? वो अधिकारी है तो क्या काम है? एसपी का क्या काम है? डीएसपी का क्या काम है? आईएएस का क्या काम है? आईआरएस का? वैसे ही उस समय था। अमल गुलजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? शाही खजाने की देखरेख करना। ऑप्शन बी कानूनी व्यवस्था संभालना। ऑप्शन सी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। राजघरानों का प्रभारी होना। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के क्या हो सकता है। तो देख लीजिए इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बख्शी जो थे प्रांतीय सैन्य प्रधान को बख्शी कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी उनके कार्य देख लीजिए। फौजदार उन्हें कहा जाता था जो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। सिकदार कहा जाता है परगने का प्रमुख अधिकारी होता है, उसे सिकदार कहा जाता है। आमील कहा जाता है ग्राम के कृषक से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। ठीक है, तो चारों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे कि फौजदार मतलब जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, सिकदार परागने का प्रमुख अधिकारी, आमील ग्राम के कृषक से डायरेक्ट संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना, और बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान को कहा जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने वाला मराठा संत निम्नलिखित में से कौन था। शिवाजी है छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है एकनाथ, ऑप्शन सी है समर्थ रामदास, ऑप्शन डी है नारायण राव। 4 ऑप्शन, चारों एक से एक, तो इसका सही जवाब है समर्थ रामदास। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले व शिवाजी पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने वाले मराठा संत समर्थ रामदास थे। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पूना जिले के शिवनदी के किले में हुआ था। 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में इन्हें ताज पहनाया गया। राज्याभिषेक 6 जून की वर्षगांठ के अवसर पर गोवा सरकार द्वारा 2021 में एक लघु फिल्म जारी किया गया। देखो कौन देगा इतना करंट अपडेट, आप बताइए। आप देखिए पूछा गया शिवाजी पे क्वेश्चन, और देखिए ये इंपॉर्टेंट इतना कौन देगा बताइए। युक्ति आईएएस ऐसे सर्विस दे पाएगा आप लोग को कि आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस जो कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। और ये जो दिया जाता है 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इसको बनाने में कितने, क्या मैं बोलूँ, कितना एनालिसिस करना पड़ता है, इन चीज़ों को तब समझ में आएंगे जब आप लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर तो बता के कोई भी कहीं पर भी मिल जाएगा कि शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले गुरु जी का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि राज्याभिषेक दिवस जो है 6 जून को, इनके वर्षगांठ के अवसर पर गोवा सरकार द्वारा वर्ष 2021 में एक लघु फिल्म जारी किया गया। मान लो हिस्ट्री क्वेश्चन में करंट अपडेट कर दे, कौन बताएगा आप लोगों को? तो युक्त आईएएस बैठा है आप लोगों के लिए। तो 2021 में कौन सरकार? गोवा सरकार। छत्रपति साककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि शिवाजी के द्वारा धारण की गई थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम औरंगजेब का प्रतिनिधि के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, गुरु का नाम क्या था, इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। तो ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़े भाई की नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? बताइए। अबोध बालक होने के कारण ऑप्शन ए है नारायण राव, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी है माधव राव, ऑप्शन डी है माधवराव नारायण। बताइए साहब, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अबोध बालक।
माधव राव नारायण पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़े भाई की नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। और लास्ट क्वेश्चन बेसब्री से जिसका इंतजार था सभी को, सरंजामी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरंजामी प्रथा का जो संबंध है वो किस व्यवस्था से है? धार्मिक कर्मकांड से है, गुप्तचर एजेंसी से है, भाषा शैली से है, भू राजस्व से है, आखिर किससे है? तो सही जवाब है लैंड रेवेन्यू से है, भू राजस्व से है। तो सरंजामी प्रथा का संबंध मराठों के भू राजस्व व्यवस्था से है। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे उसे स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मगुतई मुल्क एक कदीम जो कहा जाता था वह क्षेत्र जहाँ से चौथ और सरदेश मुखी वसूल किया जाता था। दो तरह के कर थे, चौथ और सरदेश मुखी था। चौथ का मतलब ये होता था, ये बड़ा ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि भू राजस्व का 1/4। चौथ का मतलब 1/4। जैसे बिहार में पूछा जाता है क्वेश्चन, नील आंदोलन से क्वेश्चन जब पूछा था 3 कठिया प्रणाली 3/20 वो पूछा जाता है। वैसे चौथ और सरदेश में की अगर हम बात करें तो चौथ का मतलब 1/4। तो भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था कि भैया हमको हफ्ता दो, आक्रमण हम नहीं करेंगे। ठीक है, चौथ इसे कहा जाता था कि भैया हम चौथ ले रहे हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, आप समय से हमको पैसा दे दिया कीजिए, जो टैक्स है वो दे दिया कीजिए। एक प्रकार का चौथ होता था। सरदेश मुख का मतलब होता 10% का अतिरिक्त अधिभार था, एक्स्ट्रा, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, परंतु मराठा उस पर अपना दावा करते थे। ठीक है, तो चौथ और सरदेश में बड़ा क्वेश्चन पूछता है। और जो मैंने कहा कि सरंजामी प्रथा जो है बेसिकली किससे संबंधित है, तो ये बेसिकली आपका जो मैंने कहा कि भू राजस्व लैंड रेवेन्यू से संबंधित है। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठों के भू राजस्व व्यवस्था से है। स्वराज जानते ही आप, सब बता चुका हूं मैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 15 क्वेश्चन का एनालिसिस है। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और 30 अप्रैल को पेपर है, लिख के रख लीजिए। ठीक है, 30 अप्रैल को पेपर है, पेपर में दे के आइएगा और आप गारंटेड है कि 110 प्लस आपका स्कोर रहेगा, बशर्ते जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके के आप लोग फॉलो करते हैं। जो युक्ति है इसके द्वारा जो क्विज चलाया जाता है वो क्विज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें पोल होता है। जो दैनिक का राष्ट्रीय एनालिसिस कराया जाता है राष्ट्रीय संस्करण पेपर का, प्री मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड है, वो करिए, क्योंकि इसी साल 2022 में आपका मेंस भी हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाएगा। तो 23 आते आते कुछ हो जाए नया, वरना जिंदगी भर तो लगा ही है प्री मेंस इंटरव्यू। तो चलिए, बाकी अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो युक्ति IAS के ऐप पर जाए, वहाँ पर स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करें। अपने आप को 2 ऑप्शन आते हैं, एक लॉगिन और रजिस्टर्ड। जो पहली बार जाएंगे वो रजिस्टर्ड करेंगे क्योंकि वो लॉगिन नहीं है। रजिस्टर्ड में आपका नाम, आपका ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, कोई भी पासवर्ड 8-9 डिजिट का जो भी आपको सेट करना सेट करिए, ओके करिए। और जो भी सब्सक्रिप्शन लिखना है उस पर बाई नाउ करिए और उसको क्लिक करिए और उसको परचेज करके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो बने रहिए युक्ति IAS के साथ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।